मैं रमाला प्रसाद, सरस्वती विद्या मंदिर, किशनगंज। प्यारे भैया बहनों, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के क्रम में मैंने अर्थशास्त्र का पहला पाठ प्रारंभ किया था, विकास, जिसके 2 भाग अब तक पहुंच गए हैं। आज इसका अंतिम भाग 3 आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। विश्वास है आपने अध्यापित अंशों का अध्ययन किया होगा, बार बार उसे पढ़ा होगा, समझा होगा। कहीं कोई अगर समस्या आती है तो हमारे मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप पर आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आइए विकास का अंतिम भाग आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। पहले से आप जानते हैं, चर्चा हुई है कि विकास है क्या। तो यह मानव जीवन का एक बहुआयामी अंतहीन लक्ष्य है, जिसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य आजीवन प्रयत्नशील रहता है। वह हमेशा चाहता है कि वह अपने इस अंतहीन लक्ष्य को अपनी मुट्ठी में कर ले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मनुष्य प्रयास तो जरूर करता है, लेकिन आज भी आप देख रहे हैं कि मनुष्य प्रकृति के समक्ष नतमस्तक है, बौना है। फिर भी उसका स्वभाव है कि वो विकास की ओर सदैव उन्मुख होना चाहता है, और यह अच्छा प्रयास है। हमें शिथिल, निराश, हताश होकर हथियार नहीं डाल देना चाहिए। निरंतर प्रयास विकास के लिए जारी रखना भी चाहिए। आइए आज हम देखते हैं कि विकास के अलग अलग जो आयाम है वो क्या है, यानी विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे करते हैं। कोई राज्य किसी दूसरे राज्य की तुलना में अधिक विकसित है, कोई देश किसी दूसरे देश की तुलना में अधिक विकसित है, ये कैसे स्पष्ट करते हैं। तो इसके लिए आधार क्या बनाया जाता है, तुलना का आधार क्या है। तो आप जानते हैं कि आज संपूर्ण संसार में प्रति व्यक्ति आय विकास का आधार माना जाता है। कोई व्यक्ति अधिक विकसित है, यह उसकी आय के आधार पर तय किया जाता है। समाज में एक उदाहरण मैं दे रहा हूं। समाज में, पुस्तक की बात छोड़ दीजिए, समाज में जब कोई किसी से पूछता है कि कौन व्यक्ति सबसे अधिक संपन्न है, विकसित है, तो लोग क्या देखते हैं, किसका मकान सबसे बड़ा है, किसकी आमदनी सबसे अधिक है, और उसी व्यक्ति को सबसे विकसित व्यक्ति बता दिया जाता है। हालांकि यह उचित नहीं है। हो सकता है वह व्यक्ति अशिक्षित हो, अंगूठा छाप हो सकता है उसका सांवेगिक विकास नहीं हुआ, लेकिन समाज आर्थिक दृष्टि से विकसित व्यक्ति को विकसित मान लेता है, जो उचित नहीं है। आज हम विकास संबंधी WB और UNDP कुछ मापक हैं। WB, UNDP और HDI, ये 3 है। इनकी हम अलग अलग रूप में विश्लेषण करेंगे, बताएंगे कि WB जो है, जिसे हम विश्व बैंक कहते हैं, यह केवल प्रति व्यक्ति आय को ही विकास का मापक मानता है, लेकिन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इनका अलग अलग है। अब जैसे एक उदाहरण आपको मैं दे रहा हूं, सामान्यतः हम व्यक्तियों की 1 या 2 विशेषताओं को लेकर तुलना करते हैं और उसे हम विकसित मान लेते हैं। जैसे हम किसी विद्यार्थी को विकसित कैसे मानते हैं, क्यों मानते हैं कि यह विद्यार्थी अधिक विकसित है, तो क्या करते हैं, उसको विकसित कहने के पीछे हमारा क्या तर्क होता है, क्या आधार होता है। वह बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ है, बिल्कुल अनुशासित है, नियमित है,
विभिन्न विषयों पर उसकी अच्छी पकड़ है, विद्यालय के प्रति, अपने सहपाठियों के प्रति उसका सकारात्मक दृष्टिकोण है, ये सारे आकलन के आधार हो गए। अगर कोई बच्चा स्वस्थ है, अनुशासित है, अच्छा अंक लाता है, खेल कूद में रुचि रखता है, संगीत में रुचि रखता है, चित्रकला में रुचि रखता है, सुलेख उसके अच्छे हैं, ये सारी बातें एक अच्छे विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। लेकिन यह भी विचार करना है कि क्या किसी एक विद्यार्थी में ये सारे गुण एक साथ हो सकते हैं क्या? उत्तर स्पष्ट है, नहीं। लेकिन हम किसी विद्यार्थी को अच्छा विद्यार्थी क्यों मान लेते हैं? तो मेरी दृष्टि में या फिर आपकी दृष्टि में या फिर किसी की दृष्टि में कुछ मापदंड होते हैं। जैसे जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, अनुशासन जिसका अच्छा है, जो बहुत अच्छा दृष्टिकोण रखता है विद्यालय के प्रति, ये 2, 3, 4 मापदंड हमने तय कर लिया, और जो इस क्राइटेरिया को, मापदंड को पूरा करता है, उसे हम विकसित अच्छा विद्यार्थी मान लेते हैं। उसी प्रकार देशों के विकसित होने के लिए, देशों की तुलना के लिए आय को मुख्य आधार माना गया। अब देशों के विकास के लिए, देशों की तुलना के लिए जो माना गया है वो है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को तुलना का आधार मान लिया गया है। किसके द्वारा? तो WP यानी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसे विश्व बैंक कहते हैं, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। विश्व बैंक पर कैपिटा इनकम यानी PCI, इसको कहता है कि जो व्यक्ति इस दृष्टि से विकसित है वह विकसित है, उसको हम मानेंगे। जैसे विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के आधार पर, विश्व बैंक की, ध्यान से सुनिए, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के आधार पर यह तय किया गया कि वे देश जिनकी आय, प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 प्रति वर्ष, ध्यान से सुनिए, वे देश जिनकी आय प्रति वर्ष 4,53,000 या इससे अधिक है, उसे हम विकसित मानेंगे। लेकिन जिनकी आय उससे कम है, अर्थात कम में कितनी? तो 37,000 से कम है, 4,53,000 तक गिनती आया है, 4,53,000 तक गिनती आया है, इनको हम विकसित, और 37,000 तक गिनती आया है, इन्हें हम पिछड़ा राष्ट्र मानेंगे, यानी पर कैपिटा इनकम। ये पुराना आंकड़ा है। आजकल नई पुस्तकें आ गई है अर्थशास्त्र की, और उसमें कुछ आंकड़ागत भेद है। ये मैंने उदाहरण के तौर पर आपको बता दिया 2006। अब आप पढ़ेंगे तो 2012 की रिपोर्ट आ गई है, 2012। इसके अनुसार ये आंकड़े अलग हो सकते हैं। तो आजकल की जो नई पुस्तक है उसके आंकड़ों को हम शामिल करेंगे और उसमें देखेंगे कि उसका जो नया आंकड़ा है वो क्या है, उसी को हम उत्तर में सम्मिलित करेंगे। एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बता दिया कि ये विश्व बैंक का मानना है पर कैपिटा इनकम जिनकी अधिक हो आय, उनको अधिक विकसित माना जाए। लेकिन जरा आप भी जानिए कि क्या पर कैपिटा इनकम विकास का सही मापदंड है जो समान मानता है और फिर WP मानता है। इसके संदर्भ में
यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और एक दूसरा मानक है जिसे हम कहते हैं एसडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके द्वारा मानव विकास सूचकांक, हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक, अब डब्ल्यूपी का कहना है कि पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, यही एक मापक होना चाहिए। लेकिन इससे यूएनडीपी और एसडीआई का नजरिया अलग है। यूएनडीपी और एसडीआई क्या कहते हैं कि नहीं, केवल पर कैपिटा इनकम को ही हम आय का एक मापदंड नहीं माने। हो सकता है किसी व्यक्ति के पास किसी तरह से इनकम आ जाए, धन आ जाए, आय उसकी अच्छी हो, अधिक हो, लेकिन वह व्यक्ति सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से या अन्य दृष्टि से विकसित नहीं है, तो उसको हम विकसित नहीं माने। किसी अंगूठा छाप को ऑन द बेसिस ऑफ मनी, ऑन द बेसिस ऑफ पर कैपिटा इनकम हम विकसित नहीं माने। इसलिए इन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य इस दृष्टि से यानी हेल्थ एंड एजुकेशन, इसके आधार पर हम किसी व्यक्ति को विकसित मानेंगे। ठीक है, पर कैपिटा इनकम चाहिए, मैं उसे इग्नोर करता हूं, बिल्कुल वह निरर्थक है, ऐसा नहीं है, लेकिन केवल वही आधार मापदंड नहीं होना चाहिए, वही आधार नहीं होना चाहिए, वही मापदंड नहीं होना चाहिए। मापदंड शिक्षा और स्वास्थ्य भी होना चाहिए। कोई व्यक्ति रोगी है, अस्वस्थ है, उसे हम कैसे विकसित करेंगे? कोई व्यक्ति अशिक्षित है, कैसे उसे विकसित करेंगे? इसलिए यूएनडीपी और एसडीआई कहता है कि नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य को भी मापदंड का आधार बनाना चाहिए पर कैपिटा इनकम के साथ। आप समझ आ रही? अब पर कैपिटा इनकम क्या है ये आप जानते हैं, पहले से भी पढ़ते आए हैं, फिर एक बार मैं चर्चा कर दे रहा हूं कि पर कैपिटा इनकम पीसीआई यानी प्रति व्यक्ति आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय क्या है? पर कैपिटा इनकम, इसको एवरेज इनकम भी कहते हैं। पर कैपिटा इनकम को एवरेज इनकम भी कहते हैं, यानी औसत आय। ये क्या है? सीधी सी बात है कि किसी देश की कुल आय, किसी देश की कुल आय में उस देश की जनसंख्या से भाग देते हैं। इससे भाग देने पर, किसी देश की कुल आय में जनसंख्या से भाग देने पर जो शेष आता है, भागफल आता है, उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। पर कैपिटा कैसे प्राप्त करते हैं? किसी देश की कुल आय में उस देश की जनसंख्या से भाग देते हैं, तो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय की प्राप्ति हो जाती है। अब प्रति व्यक्ति आय को औसत आय क्यों कहते हैं? तो औसत इसी विधि से प्राप्त किया जाता है, औसत इसी विधि से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं।
यानी औसत आय भी कहते हैं, दोनों एक ही चीज है। अब एक प्रश्न आता है कि पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय क्या आय की सही गणना करती है? अगर इस पर हम ठीक से विचार करें तो पता चलेगा कि नहीं। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय, औसत आय की सही व्याख्या नहीं करती, सही विश्लेषण नहीं करती। उदाहरण के लिए 3 लोगों की आय अगर 45,000 है, 3 लोगों की कुल आय अगर 45,000 है तो औसत आय क्या होगी? 3 लोगों की कुल आय अगर 45,000 है तो औसत आय हो जाएगी 45 को 3 से भाग देंगे यानी 15,000। लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति 15,000 ही कमाता हो सकता है कोई 20,000 कमाता, कोई 10,000 कमाता, ऐसा हो सकता है। कोई 12,000 कमाता हो, कोई 18,000 कमाता हो। लेकिन यहां तो यही आया जो एग्जैक्ट नहीं है। फिर भी हम प्रति व्यक्ति आय की ही तुलना करते हैं। कारण क्या है कि वी हैव नो अदर ऑप्शन, हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इसलिए एग्जैक्ट नहीं निकले तो लमसम ही सही, कुछ अनुमानित आय, कुछ अनुमानित आंकड़े तो प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए हम सही व्याख्या नहीं प्रस्तुत करने के बावजूद भी, जिसके द्वारा यानी प्रति व्यक्ति आय के द्वारा आय की सही व्याख्या प्राप्त नहीं होती है, बावजूद उसके हमारे अर्थशास्त्री प्रति व्यक्ति आय की गणना करने के लिए मजबूर हैं, इसलिए कि हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। अब आइए एक आंकड़े के माध्यम से हम आपको बता दें कि विकास के लिए क्या क्या जरूरी है, विकास का सही मापदंड क्या होना चाहिए। विकास का सही मापदंड क्या हो, इसके लिए 3 राज्यों का एक इसमें आंकड़ा दिया हुआ है, पंजाब, केरल और बिहार। यहां पीसीआई पर कैपिटा इनकम, अगर पीसीआई की बात करें तो पंजाब में जो पुराना आंकड़ा है